ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 21 अप्रैल का द हिंदू न्यूज़पेपर। और इसमें जो हम डिस्कशन करेंगे इस पूरे पेपर में, आप उन चीज़ों को ज़रा गौर से देखिएगा। देखिए, सबसे पहली खबर जो हमारे पास नेशनल फ्रंट से आ रही है, उसमें सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी के जो रिक्वेस्ट थी, जो उन्होंने प्ली डाली थी कि मुझको जो सज़ा मिली है, मैं जो अपराधी घोषित किया गया हूँ, मेरे ऊपर जो डिफेमेशन का केस लगा है वो बिल्कुल गलत है और उसको सिरे से खारिज कर देना चाहिए। मुझे जो जेल हो रही है, स्टे ऑन कॉन्विक्शन, यानी मुझे आरोपी जो घोषित किया गया है, ज़रा उस ऑर्डर पे आप रोक लगाइए। अच्छा, ये देखिए, ये एक तरीके से ये नहीं कह रहे थे कि मुझे कॉन्विक्ट मत कहिए, यानी मुझे आरोपी घोषित मत करिए। ये कह रहे थे कि आप अपने आदेश पे रोक लगा दीजिए, स्टे लगा दीजिए। स्टे लगाने से होगा क्या? स्टे लगाने से होता क्या है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 2 साल से ज़्यादा या 2 साल तक की सज़ा अगर पा जाता है तो उसको क्या होता है, लोकसभा से, उसकी सीट से इमीडिएटली डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। अब राहुल गांधी अगर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे तो वो चुनाव अगला कैसे लड़ेंगे? अब इन पूरी पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी कह सकते हैं, या जो भी इनके पीछे कहानी चल रही है, इसमें सूरत की सेशन कोर्ट से तो इनको कोई रिलीफ नहीं मिली, क्योंकि सूरत की सेशन कोर्ट ने डिसमिस कर दिया इनकी प्ली को, जो कि इंटरिम स्टे मांग रही थी ऑन कॉन्विक्शन डिफेमेशन केस में। और इसी में इनको 2 साल का सज़ा हुआ है और जिसकी वजह से इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। यानी इस फैसले से हम सीधा ये समझ सकते हैं कि अभी राहुल गांधी के पास तो वापस से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने की कोई उम्मीद बाकी नहीं है। अब हो सकता है कि ये फर्दर मामला हाई कोर्ट में जाए और अपील किया जाए। क्या बेसिस था कोर्ट का? कोर्ट ने कहा कि देखिए, आपने जिस लाइन को यूज़ किया, हाउ कम ऑल द थीव्स हैव मोदी एज देयर कॉमन नेम, इससे जो पुरनेश मोदी बीजेपी लेजिस्लेटर हैं जिन्होंने आपके खिलाफ क्रिमिनल डिफेमेशन का केस डाला है, उनको फ़र्क पड़ सकता था क्योंकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। और मिस्टर गांधी किसी भी तरीके से ये नहीं बता पाए कि अगर कोर्ट ने उनके कन्विक्शन पे स्टे नहीं लगाया तो उनको एक इर्रिवर्सिबल और इर्रिवोकेबल डैमेज हो जाएगा, यानी एक ऐसी हानि हो जाएगी, एक ऐसा नुकसान हो जाएगा जिसको वो कभी रिवर्स या रिटर्न नहीं कर पाएंगे। राइट? अब इसके साथ साथ एक प्रॉब्लम ये भी है कि वो अब इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट उस पर भी रोक लगा देता है। वहीं दूसरी तरफ हम फिर से देख रहे हैं कि पुंछ में एक दुखद दुर्घटना हुई और हमारे 5 आर्मी के जवान जो हैं वो शहीद हो गए। और ये एक टेररिस्ट एक्टिविटी है जो कि पिर पांजल वैली जम्मू में हुई है। मिलिटेंट्स ने ओपन फायर किया, ग्रेनेड्स फेंके हमारे आर्मी के व्हीकल पे दोपहर के 3 बजे, जिसमें राष्ट्रीय राइफल्स के 5 जवानों की मौत हो गई। और ये काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में इन्वॉल्व्ड थे। काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस, अभी इसका इन्वेस्टिगेशन जो है एनआईए को छोड़ा गया है और एनआईए अभी ड्रोन सर्विलेंस करा के वहाँ पे क्या कर रहा है, पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहा है। लेकिन ये क्या है, ये अनआइडेंटिफाइड टेररिस्ट ग्रुप्स हैं और जो हमारे जवान शहीद हुए हैं वो लैंस नायक और सूबेदार पद पे थे और लार्जली सारे सिख थे। अब क्या ये सियासी जो ताकतें हैं बाहर, वो खालिस्तान मूवमेंट को कहीं बल देने की कोशिश कर रही हैं कि राजनाथ सिंह जैसे डिफेंस मिनिस्टर के दौर में आप सिखों का संरक्षण नहीं कर सकते, उनका प्रोटेक्शन नहीं कर पा रहे, ऐसे सिख जो अपने देश के लिए जान दे रहे हैं। ये कहीं ना कहीं नैरेटिव क्रिएट करने में मुझे लगता है कि ये बातें सामने आती हैं। बट देन ऐसा मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन हमारी जो आर्मी जो अटैक हो जा रही है, आर्मी पे जो लगातार अटैक चल रहा है, जो सिलसिला 2016 से चल रहा है, उसको हम ज़रा देखें कि वो किन किन इलाकों में चल रहा है, वो कहाँ कहाँ डिस्कस होता है,
तो अनंतनाग, बारामुल्ला, पूंछ, राजौरी, इस तरह के आपको वेस्टर्न साइड पे पूरा मामला सिक्योरिटी क्राइसिस का दिखाई देता है। वहीं दूसरी तरफ गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स के कॉन्टेक्स्ट में एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमारे सामने आया है, जिसमें ब्लिंकिट के डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स जो हैं वो वापस से काम पे जाएंगे। मामला ये हुआ है कि ब्लिंकिट ने डिसाइड किया 10 अप्रैल को कि ब्लिंकिट के जो भी वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं, देखिए एवरेज सैलरी वो 25,000 रुपये महीना उठा लेते थे, क्योंकि एक ब्लिंकिट के डिलीवरी बॉय को 32 रुपये पर डिलीवरी मिलता था। लेकिन अभी 10 अप्रैल को ब्लिंकिट ने अपना नया स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस किया। इस स्ट्रक्चर में ये कहा गया कि अगर 2 किलोमीटर के दायरे में आप अगर कुछ भी डिलीवर करते हो तो आपको 15 रुपये मिलेगा। 2 किलोमीटर के बियॉन्ड अगर आप जाते हो तो हर एक्स्ट्रा किलोमीटर पे आपको 15 रुपये मिलेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ब्लिंकिट अपने जो रेडियस है ना ऑपरेशंस का, उसमें चीज़ें 10 मिनट के अंदर अंदर सस्ती मिलें ये कोशिश कर रहा था, लेकिन इसमें वर्कर्स की इनकम का काफ़ी ज़्यादा लॉस देखने को मिल रहा था, ऐसा वर्कर्स को लग रहा था। ब्लिंकिट ने कहा कि अभी हमारे पास पूरी तरीके से ऑपरेशनल कैपेसिटी नहीं है। 70% जो हमारे डिलीवरी पार्टनर्स हैं उन्होंने नया वाला हमारा सिस्टम जो है पे आउट स्ट्रक्चर जो है वो ज्वाइन कर लिया है, और हमें किसी भी तरीके से रुकावट नहीं महसूस करनी पड़ रही है। जहाँ तक डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स की माने तो दिल्ली के एरिया, ग्रेटर नोएडा के एरिया में 80 से 100 ब्लिंकिट वर्कर्स अभी भी स्ट्राइक पे जारी हैं, और उनका ये मानना है कि जो पुराना हमारा 2 किलोमीटर के रेडियस पे 32 रुपये का पे आउट जो था वो वापस से रीइंस्टेट कर दिया जाए। अब देखिए, ऐसे में ये जो ब्लिंकिट है ये एक प्राइवेट कंपनी है। ब्लिंकिट जो है ये एक प्राइवेट कंपनी है, और इनको भी अब लेबर कोड्स के अंदर इंक्लूड किया जाता है। इनको भी अब लेबर कोड्स के अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो लेबर कोड ऑन वेजेस जो है वहाँ पे इनका सल्यूशन हो सकता है, और इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता है कि एक ट्राई पार्टाइट मशीनरी का इजाद किया गया है। हमारे लेबर लेजिस्लेशंस में ट्राई पार्टाइट मशीनरी की बात करते हैं। क्या होता है ये ट्राई पार्टाइट मशीनरी? देखिए, ट्राई पार्टाइट, as the name suggests, there are 3 parties. As the name suggests, there are 3 parties. In these 3 parties, what we have to understand, 3 parties में होता क्या है? एक तरफ ट्रेड यूनियंस हो सकते हैं, ट्रेड यूनियंस हो सकते हैं जो कि किसको रिप्रेजेंट करते हैं? वर्कर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी तरफ ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, दूसरी तरफ ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है जो कि यूजुअली क्या होते हैं? एम्प्लॉयर्स होते हैं। और तीसरी तरफ कौन आ सकता है? गवर्नमेंट आ सकती है, राइट? गवर्नमेंट आ सकती है नेगोशिएट कराने के लिए, बिकॉज इट्स नॉट ओनली अबाउट वर्कर्स, इट्स अबाउट इंडस्ट्रियल रिलेशंस। इट्स नॉट ओनली अबाउट वर्कर्स, इट्स ऑल्सो अबाउट इंडस्ट्रियल रिलेशंस, राइट? इंडस्ट्रियल रिलेशंस को अच्छे से संचालित करना बहुत ज़रूरी है एक ग्रोइंग इकोनॉमी में। इसके साथ साथ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट लेबर लेजिस्लेशंस की अगर हम बात करें तो लेबर लेजिस्लेशंस में ये शेड्यूल 7 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन सी लिस्ट में आएगा? तो याद रखिएगा, शेड्यूल 7 के कॉन्करेंट लिस्ट में लेबर लेजिस्लेशंस आते हैं, यानी शेड्यूल 7 की तीसरी सूची में लेबर लेजिस्लेशंस बना सकते हैं। यानी लेबर के ऊपर कानून जो है वो यूनियन और स्टेट दोनों बना सकता है, लेकिन एक्सेप्शन है इसमें जहाँ पे भी हम माइनिंग, जहाँ पे भी हम ऑयल, जहाँ पे भी हम स्टील, इस तरह के अगर फैक्ट्रीज़ की बात कर रहे हैं, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट मैटर जो कि यूनियन लिस्ट के अंदर आता है तो गवर्नमेंट के अंदर आता है, तो वो यूनियन लिस्ट के अंदर आएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ही उस पर अपने डिसीजंस दे सकती है। जहाँ तक यह बात करें ब्लिंकिट वर्कर्स की, तो ब्लिंकिट वर्कर्स गिग वर्कर्स हैं और वो ऑब्वियसली कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट आ जाए चाहे केंद्र सरकार आ जाए सुलह कराने के लिए, राइट? ये कुछ बेसिक्स बातें हैं, बेसिक्स हैं, मतलब बेसिक्स बातें क्या हैं? बेसिक्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, आजकल यूपीएससी का भी एक ट्रेंड आ रहा है कि वो लीगल चीज़ों पे, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पे कहीं ना कहीं प्रीलिम्स में अपना जो रुख है वो ले रहा है, और इस तरीके के सवाल हमें देखने को मिलते हैं।
अब देखिए, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को रेमिशन मिलेगा उनके गुड कंडक्ट के लिए। तो सबसे पहले आप अंडर ट्रायल प्रिजनर्स का मतलब समझ लीजिए। अंडर ट्रायल प्रिजनर्स एक टर्म होता है जहां पे अभी मुजरिम जो है, आरोपी जो है, मुजरिम नहीं कह सकते, आरोपी जो है, उसके ऊपर केस सिद्ध नहीं हुआ है, मामला कोर्ट में चल रहा है, पर पुलिस ने उसको रिमांड में ले रखा है और वो जेल के अंदर है और उसने जमानत नहीं ली है या जमानत उसकी डिनाई हो गई है, वो अंडर ट्रायल प्रिजनर कहलाता है। अंडर ट्रायल प्रिजनर आरोपी होता है, अक्यूज्ड होता है, मुजरिम कॉन्विक्ट नहीं होता है। और अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हमारे यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया की जेलों में कि अंडर ट्रायल प्रिजनर्स इतने ज़्यादा हैं, कॉन्विक्ट से भी ज़्यादा हैं, कि जेल्स हमारी ओवर क्राउडेड हैं। अब ओवर क्राउडेड जेल के साथ साथ चैलेंजेस भी होते हैं। इतने बड़े ओवर क्राउडेड जेल को फंडिंग करना, मैनेज करना, खाना खिलाना, राइट, दुनिया भर के बवाल होते हैं जेल के अंदर। और ह्यूमैनिटेरियन कंडीशंस जो हैं वो भी बेकार हो जाती हैं, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस नहीं रहती जेल के अंदर। तो पहली बात तो हमें ओवर क्राउडिंग, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया था कोविड-19 के दौरान, जब जेल्स क्या हो गई थी, ओवर क्राउडेड हो गई थी। तो इसलिए रेमिशन क्या होता है, रेमिशन एक तरीके से टेम्पररी रिलीफ होता है। टेम्पररी रिलीफ, व्हाट इज गिवन इन दिस टेम्पररी रिलीफ, आपको कोर्ट से, आपको जेल से रिलीज कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है। पहले क्या था, रेमिशन की जो ये सुविधा है, रेमिशन की जो ये सुविधा है जहां पे आपको जेल से बाहर कर दिया जाता है, पहले ये सिर्फ मुजरिमों के पास थी, अब अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के पास भी है, राइट। Remission, however, will be added to their sentence only once they are convicted in their case. The official added that this is a step by the administration towards reforming and rehabilitating inmates and helping them into the mainstream. 2021 में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की माने तो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स 77%, 77% ऑफ द टोटल प्रिजन पॉपुलेशन इन द कंट्री थे। It is very, very important to write down this fact. Just write down 77% of the total prison population was under trial prisoners. Now, all the remissions, work wages, parole, and furlough are meant for convicts only, despite the fact that under trial prisoners comprise more than 90% of the prison population. Therefore, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के गुड बिहेवियर के चलते उनको जेल से रिलीज करेंगे और प्रिजन्स को डीकंजेस्ट करेंगे। रेमिशन, रेमिशन इज लाइक आपका जो सेंटेंस है, जो आपको सज़ा हो सकती है, वो आप यू कैन सर्व इट फ्रॉम योर होम। क्या है, यू कैन सर्व इट फ्रॉम योर होम, ये याद रखिएगा। रेमिशन, यू कैन सर्व इट फ्रॉम योर होम। अभी रेमिशन की बात आपको बिल्किस बानो के मामले में भी देखने को मिली है, इसीलिए रेमिशन को हमेशा अपने जहन में रखेंगे, राइट, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद बाकी सारी लोकल न्यूज़ को आपको पता है हम लोग अवॉइड करते हैं और अभी हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे चार धाम यात्रा जो है वो उसकी शुरुआत हो चुकी है, ये वाली न्यूज़ आई है। तो अब चार धाम यात्रा, चार धाम में क्या क्या इंक्लूडेड है ये आप डेफिनेटली देखिए, चार धाम के बारे में पढ़िए, बिकॉज ये आपके कल्चर का पार्ट हो जाता है, कल्चर से ये क्वेश्चन आ सकता है ना। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पे चार धाम यात्रा के ऊपर मैं आपको बता ही दूँ कि 50 लाख पिलग्रिम जो हैं, तीर्थार्थी जो हैं, वो हर साल आते ही हैं 4 होली श्राइन्स में, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, जो कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने बताया है। बीइंग द गेट वे टू बद्रीनाथ, द मोस्ट विजिटेड टेम्पल ऑफ द यात्रा, जोशीमठ टाउन इज सेट टू विटनेस अ हेवी इनफ्लक्स ऑफ टूरिस्ट्स। और इसी जोशीमठ में आपने हाल फिलहाल में ज़मीन के भसकने को, लैंड सब्सिस्टेंस को भी देखा है, जिसमें अभी जो मुआवजा है वो सरकार की तरफ से उन पीड़ित परिवारों को नहीं पहुंचाया गया है। यहाँ पे जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति नाम का एक एनजीओ है जो कि डिस्प्लेस्ड पीपल के रिहैबिलिटेशन की लड़ाई लड़ रहा है। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा किस तरीके से संगठन में शक्ति है और आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रेशर ग्रुप्स गवर्नमेंट को पर्सुएड कर सकते हैं। बाकी सारी न्यूज़ में
कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स और कुछ अंडर ऑन गोइंग चीज़ें हैं, इसलिए हम अभी उसको नहीं डिस्कस करेंगे। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि केरला देखिए किस तरीके से एडवांसमेंट कर रहा है स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लाने के लिए, ट्रैफिक रूल्स को एनफोर्स करने के लिए। 726 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड सर्वेलेंस कैमरास लगा दिए हैं केरला गवर्नमेंट ने, जो कि रोड एक्सीडेंट से होने वाली मौतों को मिनिमाइज करेगा और ट्रैफिक रूल वायलेशंस को चेक करेगा। चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन की बात करें तो उन्होंने ऑटोमेटेड ट्रैफिक एनफोर्समेंट सिस्टम, फुल्ली ऑटोमेटेड ट्रैफिक एनफोर्समेंट सिस्टम मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट द्वारा सेफ केरला प्रोजेक्ट के अंदर स्टार्ट कर दिया है। एंड इन दिस it is very important that the road accidents that take place in India is very high, is the highest in the world, right? More than 1 lakh people lose their lives in road accidents in India, more than 1 lakh every year. So ये fatality, ये चीज़ें तो हम बता सकते हैं, because then again it creates an unnecessary cost on the government side or on public money, जहाँ पे आप उनको compensate करने के लिए पैसा देते हैं। जिन चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हैं अपना सिस्टम एफिशिएंट करके, वहाँ पे पैसा जो मुआवजे की तरह देना पड़े वो बचेगा कि नहीं बचेगा? व्हाट डू यू थिंक? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे दूसरा एक और बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूज़ आया है। बीजेपी के लिंगायत लीडर्स जो हैं वो सीएम का चेहरा कर्नाटका में बदलना चाहते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी लिंगायत लोगों पे, लिंगायत कम्युनिटी पे, जो कि वहाँ पे एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के रूप में आ जाती है, उस पर ध्यान नहीं दे रहे। हाल फिलहाल में बीजेपी के 2 लिंगायत लीडर्स ने बीजेपी पार्टी को छोड़ा है और वो कांग्रेस को ज्वाइन कर चुके हैं। ऐसे में बीजेपी जो है इसको कंसीडर कर रही है। अब 2 बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ आई है, एक साइंस एंड टेक से आई है, एक साइंस एंड टेक से आई है, दूसरी एनवायरनमेंट से आई है। एक साइंस एंड टेक से आई है, दूसरी एनवायरनमेंट से आई है। इसमें साइंस एंड टेक वाली जो न्यूज़ है वो इसरो के पोयम मिशन के ऊपर है। इसरो का पोयम मिशन क्या है वो ध्यान में रखेंगे अपन, क्योंकि पूरे मिशन को तो नहीं समझना है, बट कॉन्सेप्ट क्या है पोयम मिशन का ये समझना है। तो अभी इसरो ने सिंगापुर की 2 सैटेलाइट्स, सिंगापुर की बनाई हुई 2 सैटेलाइट्स टीलियोस 2 और ल्यूमलाइट 4, टीलियोस 2 और ल्यूमलाइट 4 को लॉन्च किया PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C55 पे, राइट। और अब PSLV C55 जो है उसका चौथा स्टेज जो होता है, यानी कि जहाँ पे सैटेलाइट अपने रॉकेट से अलग होती है, तो जो रॉकेट निकलता है, जो रॉकेट का एरिया है वो स्पेस में चक्कर काटता है और वो स्पेस वेस्ट की तरह हो जाता है, स्पेस डेब्रिस की तरह हो जाता है। अब इसरो उसको भी एक एक्सपेरिमेंट बेस की तरह यूज़ करेगा, क्योंकि उसमें भी काफ़ी पोटेंशियल होता है कि अगर आप डिवाइस उसमें कुछ सेट कर दें जो कि अर्थ के चारों तरफ ऑर्बिट करता है, तो वो आपको फोटोग्राफ्स क्लिक कर सकता है, वो आपको वेदर प्रेडिक्ट कर सकता है और कुछ भी यूजेबल कमोडिटी उसको बना सकते हैं। साथ में ये स्पेस डेब्रिस कम करने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास ऐसी टेक्नोलॉजी हो कि जो रॉकेट्स अलग हो रहे हैं, रॉकेट्स के जो सिलेंडर्स अलग हो रहे हैं, इनको वापस लैंड कराया जा सके या वापस अर्थ में बुलाया जा सके। तो उससे अच्छा है इसरो ने सोचा अपने पोयम मिशन में कि PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल, PSLV का ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल ही बना दें। ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल में क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। जो ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म है उसमें साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करेंगे पेलोड्स के सेपरेट होने के बाद, राइट। तो ये पोयम मिशन याद रखिएगा, टेलियोस 2 और आप ल्यूमलाइट 4 का भी याद रखिएगा। ये हमने सिंगापुर का लॉन्च किया है और ऑब्वियसली ये कॉमर्शियल जो है ये अब इसरो स्टार्ट कर दिया है। दूसरा, वहीं पे स्लॉथ बियर की मौत हो जा रही है। स्लॉथ बियर ये एक वेलानाद तिरुवनंतपुरम में एक कुएं में डूब के बेचारा मर गया, बिकॉज इसको बचाने के लिए पहुंचे थे, वहाँ पे लोग रेस्क्यू करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन ये स्लॉथ बियर है, डेंजरस है। तो इसको क्या किया गया, इसको होता है ना कि इन लोगों को सबसे पहले आप थोड़ा सा डोज देते हैं ताकि ये क्या कर सकें, दे माइट सीडेटिव्स देते हैं ताकि ये सो जाएं या ये उतना वाइल्ड परफॉर्म ना करें, थोड़ा बेहोशी की हालत आ जाए। तो उसके बाद क्या हुआ, ये नेट से स्लिप हो गया क्योंकि ये बेहोशी की हालत में जा चुका था, राइट। और उसके बाद अल्टीमेटली क्या हो गया, ये पानी में डूब के बेचारा मर गया। अब बात ये है
कि अब लोग इसको ऑब्वियसली कोर्ट तक लेके जाने के लिए कह रहे हैं कि ये फेल्योर है, कंजर्वेशन एफर्ट्स का फेल्योर है कि वो कुएं में डूब के मर गया। अब स्लॉथ बियर का जो कंजर्वेशन स्टेटस है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में इसको प्रोटेक्ट किया जाता है, यानी ये एक एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। ये एक एंडेंजर्ड स्पीशी है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 IUCN रेड लिस्ट में भी इसको कंजर्वेशन मिला हुआ है। उसके बाद दूसरी न्यूज़ जो हम देख रहे हैं, टॉर्चर केस की, कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में टॉर्चर होने के बाद मौत अगर हो जाए, कस्टोडियल डेथ कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? कस्टोडियल डेथ। कस्टोडियल डेथ अगर हो जाती है तो पुलिस को सस्पेंड कर दिया जाता है, कई बार नौकरी से निकाल भी दिया जाता है। तो IPS बलवीर सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन उस कस्टोडियल डेथ के ऊपर अभी डिस्कशन कर रहा है। तो SHRC NHRC का रोल क्या है इन सब चीज़ों को प्रिवेंट करने में, आप इसको समझ सकते हैं। ये पूरा एंगल नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट के द्वारा भी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, जिसमें कि शेड्यूल कास्ट की कम्युनिटी का एक व्यक्ति जो है वो जेल में जो है कस्टडी के दौरान इतना टॉर्चर हुआ कि उसकी जान चली गई, और साथ में वो जुवेनाइल भी था, राइट। ही वॉज स्पीकिंग टू रिपोर्टर्स आफ्टर अ विजिट टू द गवर्नमेंट जुवेनाइल होम फ्रॉम वेयर 12 इनमेट्स, जुवेनाइल जो हैं अपनी कस्टडी से भाग जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी खतरनाक स्थिति को दर्शा रहा है। वहीं पे स्मार्ट पुलिसिंग, स्लिक बंकर्स एंड रियलाइन रोड्स G20 मीटिंग की जो मीटिंग श्रीनगर में होने वाली है, वहाँ पे श्रीनगर स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन ने पूरी तरीके से जो पुरानी रोड्स हैं उनको डिबंक करके नया करने की कोशिश की गई है। 200 डेलीगेट्स, 80 डेलीगेट्स G20 कंट्री से श्रीनगर में मीटिंग करेंगे, राइट। तो किस तरीके से प्रमोट कर रहे हैं इन सब चीज़ों को आप मेकओवर, और जो इनको रीअलाइंड रोड्स का कॉन्सेप्ट मिल रहा है, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि एक इंटरनेशनल मीटिंग होने से भारत में कितना सुधार होता है। उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग न्यूज़ जो है, पहले तो हम उसकी ओर चलते हैं, और सबसे इंटरेस्टिंग न्यूज़ हमें यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के रेनबो ऑफ होप में देखने को मिलती है। सुप्रीम कोर्ट के रेनबो ऑफ होप में क्या मामला चल रहा है? मामला चल रहा है कि सेम सेक्स मैरिज को क्या कर दिया जाए, सेम सेक्स मैरिज को अलाउ कर दिया जाए। अब सेम सेक्स मैरिज क्यों नहीं अलाउ हो सकती? सेम सेक्स मैरिज इसलिए नहीं अलाउ हो सकती है क्योंकि इंडिया में जो मैरिज का कल्चर है वो पर्सनल लॉ से निकल के आता है। इंडिया में मैरिज का कल्चर पर्सनल लॉ से निकल के आता है। इसका मतलब क्या है? यानी अगर आप हिंदू हैं तो आप हिंदू विधि विधान से, हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर शादी करेंगे। अगर आप मुस्लिम हैं तो आप इस्लामिक विधि विधान से आप उससे शादी करेंगे, आप शरियत एक्ट के अंदर शादी करेंगे। अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आप क्रिश्चियन कस्टम्स के हिसाब से मैरिज करेंगे। यानी जो आपका मैरिज है वो आपके कल्चर से एसोसिएटेड है, और आपका कल्चर जो है वो आर्टिकल 25-26 फ्रीडम ऑफ रिलीजन से भी एसोसिएटेड है। तो उस प्रिंसिपल को आप वायलेट नहीं कर सकते। अब हर कल्चर में एक कॉमन थ्रेड है, एक कॉमन बात है। वो कॉमन बात क्या है कि जो मैरिज होती है वो हीट्रोजेनस कपल्स का पेयर होता है, यानी कि मेल फीमेल का अलाइनमेंट होता है, मेल फीमेल साथ में रह सकते हैं। जहाँ पे सेम सेक्स मैरिज की बात करें तो वो होमोजेनस नेचर की होती है। इसीलिए होमोजेनस मैरिजेस इंडियन कल्चर के हिसाब से अक्रॉस ऑल रिलीजन्स इज इम्परमिसिबल, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है सुप्रीम कोर्ट में। यहीं पे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने सेक्शन 377 IPC का आ चुका है, जिसमें नवतेज सिंह जौहर के मामले में 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है, सेम सेक्स पेयर्स में जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है, IPC का सेक्शन 377 उसको एक अननेचुरल ऑफेंस मानता था, अपराध मानता था, राइट। अब सेम सेक्स जो इंटरकोर्स हो सकता है वो सोडोमी के नेचर का हो सकता है, और सोडोमी विदाउट कंसेंट या विद कंसेंट जो भी था, इट वाज कंसीडर्ड टू बी एन ऑफेंस। इसकी वजह से जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है किसी भी इंडिविजुअल का, वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहा है। वो अपने सेक्सुअल ओरिएंटेशन को अपने क्लोज्ड स्पेस में, अपने प्राइवेट स्पेस में भी एंजॉय नहीं कर सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इस मामले में इंटरवीन किया।
सेक्शन 377 को डीक्रिमिनलाइज किया, यानी अगर अब सेम सेक्स पेयर या कपल अपनी मर्जी से उन चीज़ों को, फिजिकल प्लेजर्स को अपने क्लोज स्पेस में लेना चाहते हैं तो उनके पास ये पूरी आज़ादी है। और डेफिनेटली ये पूरा मामला तब आया जब राइट टू प्राइवेसी को आर्टिकल 21 के अंदर, राइट टू लाइफ, टू लिव विद डिग्निटी एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर इंक्लूड कर दिया गया। अभी फिलहाल 5 जजेस की एक पूरी बेंच, यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही है कि किस तरीके से जब उनको हमने उनका राइट टू प्राइवेसी दे दिया है तो अब उनको शादी करने का अधिकार क्यों नहीं दे सकते। यानी मामला इतना पेचीदा हो गया है कि एक सेम सेक्स कपल लिव इन रिलेशनशिप में तो रह सकता है लेकिन मैरिज नहीं कर सकता। अब क्योंकि वो मैरिज नहीं कर सकता तो वो अडॉप्ट नहीं कर सकता, वो एक शादी से निकलने वाले राइट्स जो होते हैं उनको एंजॉय नहीं कर सकता। उसके बाद वो जो प्रॉपर्टी होती है जो हस्बैंड और वाइफ को जाती है, उस तरह की चीज़ें भी वो नहीं कर सकते। कॉन्जुगल रिलेशनशिप्स उनके डिटरमाइन नहीं हो सकते। तो यहाँ पे चंद्रचूड साहब कह रहे हैं कि देखिए बात ऐसी है कि LGBTQI+ जो कम्युनिटी है वो सिर्फ कुछ चंद मिनटों के लिए आपस में इंगेज नहीं होते हैं। हो सकता है कि वो एक इमोशनल बॉन्ड शेयर करते हों और अपनी बाकी की ज़िंदगी साथ में बिताना चाहते हों। तो ऐसे में क्या उनको समाज रोक सकता है? क्या समाज को रोकना चाहिए कि वो अपना निजी जीवन अपने हिसाब से जी सकते हैं? नहीं जी सकते। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का स्टैंड थोड़ा सा अलग है। अब बात यहाँ पे स्पेशल मैरिज एक्ट की भी आती है। अब देखिए मैंने क्या बताया, शादी जो है वो पर्सनल लॉ से निकल के आता है। शादी जो है वो पर्सनल लॉ से निकल के आता है और शादी आपको किससे करना है ये आपका इंडिविजुअल फ्रीडम हो सकता है और ये इंडिविजुअल फ्रीडम आर्टिकल 19 में प्रोटेक्टेड है। यानी कि 18 साल के ऊपर की लड़की, 21 साल के ऊपर का लड़का अगर किसी भी तरीके से शादी करना चाहता है विद इन द रिलीजन, आउटसाइड द रिलीजन, विद इन द कास्ट, आउटसाइड द कास्ट, तो आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19 दोनों उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उसको ये आज़ादी, ये अनुमति देते हैं। लेकिन सेम सेक्स कपल को ऐसी अनुमति नहीं दी गई है। अदरवाइज अगर मान लें कि अगर हिंदू रिलीजन में आप हैं या इस्लामिक रिलीजन में हैं और आप शादी नहीं कर पा रहे, इंटर रिलीजियस मैरिज हो रही है, दो अलग धर्मों के बीच की शादी हो रही है, तो इसमें स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंदर आप शादी कर सकते हैं। लेकिन यही स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 हीट्रोजिनस कपल को अलाउ करती है, ये भी होमोजिनस कपल को अलाउ नहीं करती। यानी कि अब सुप्रीम कोर्ट का रुख एक तरीके से ये हो रहा है कि स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में क्या परिवर्तन की ज़रूरत है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको पता है यहाँ पे क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट में कहा है कि कोर्ट अभी ये एग्जामिन कर रही है यहाँ पे कि क्या, जब कोर्ट सुझाव दे रही है कि स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में परिवर्तन होना चाहिए, तो देखिए ये बदलाव, ये अमेंडमेंट्स तो सिर्फ पार्लियामेंट कर सकता है। इनफैक्ट ये सेपरेशन ऑफ पावर है कि लॉ मेकिंग पार्ट लेजिस्लेचर का है और जुडिशरी का काम सिर्फ जुडिशियल डिसीजंस देने का है। पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया उसके हिसाब से डिसाइड करने का है। जुडिशरी पार्लियामेंट को ये नहीं बता सकती कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वहीं पे ये कोर्ट में अभी डिस्कशन चल रहा है, एक ओपिनियन बिल्डिंग चल रही है। जो सुप्रीम कोर्ट है वो मीडिएट करा रही है सोसाइटी और गवर्नमेंट के बीच में इन इशूज़ को, लेकिन किसी भी तरीके से सुप्रीम कोर्ट हिदायत नहीं दे सकती, एडवाइस नहीं कर सकती, ज़बरदस्ती नहीं कर सकती पार्लियामेंट पे कि तुम ऐसा करोगे ही करोगे। ध्यान रहेगा आपको इन सब बातों का। उस लाइट में आप इस चीज़ को इस पर्टिकुलर न्यूज़ को पढ़िएगा। और दूसरी न्यूज़ हमारे पास आई, ये भाई साहब बिलावल भुट्टो जरदारी, ये पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं। हाल फिलहाल में आपने इनके वीडियोस देखे होंगे यूनाइटेड नेशंस में किस तरीके से ये इंडिया के अगेंस्ट कश्मीर के मुद्दे पे बोल रहे थे और इनको हमारे डेलीगेट्स ने बहुत बुरी तरीके से झाड़ा था। अभी फ़िलहाल पाकिस्तान ने जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग होने वाली है इंडिया में अगले महीने, वहाँ पे इनको नॉमिनेट किया है। अब ऐसे में पूरी बात आ रही है कि पाकिस्तान और भारत के बदलते जो रिश्ते हैं, आर्टिकल 370 को हटा देने के बाद 2019 में बालाकोट स्ट्राइक के बाद जैश ए मोहम्मद के टेरर ग्रुप्स को पाकिस्तान में पाके जो रिलेशन गड़बड़ हो गए हैं, क्या उसके बाद ये एक ज़रिया बन सकता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच में बायलैटरल मीटिंग हो। अब इसमें इंडिया ने स्टेटमेंट सीधा दिया है कि देखिए हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को हम बुलाएं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में और उससे बात करने की कोशिश करें। अब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में बायलैटरल मीटिंग्स जो हैं, यानी SCO, जिसमें कि 8
सदस्य हैं, ईरान जो है उसको एससीओ के मेंबर्स ने अप्रूव नहीं किया है, एक फॉर्मल डिक्लेरेशन नहीं साइन हुआ है, लेकिन शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का अगला सदस्य ईरान हो सकता है। और सऊदी अरेबिया ने भी प्रस्ताव रखा है कि वो एससीओ का मेंबर बनना चाहता है, राइट। तो बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ हमारे एस जयशंकर साहब की कोई मुलाकात होगी कि नहीं होगी, इसके बारे में कोई भी ऑफिशियल कमेंट नहीं आया है, राइट। लेकिन इंडिया ने एक पोस्चर मेंटेन किया कि पाकिस्तान अगर खुद को टेरर फ्री एनवायरनमेंट में ला सकता है, दिखा सकता है कि उसने आतंकवाद को अपने देश से ख़त्म करने की कोशिश की है, पनपने से रोका है, तो फिर बातचीत की गुंजाइश बिल्कुल है। और यहीं पे दिखाते हैं कि आपको 2011 में वहाँ की फॉरेन मिनिस्टर हिना रब्बानी खार विजिट करी थी, और 2014 में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नवाज शरीफ को स्पेशल गेस्ट की तरह मिलाया था अपने स्वेरिंग इन सेरेमनी में, राइट। यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ, देखिए स्पेशल मैरिज एक्ट पे वही सुप्रीम कोर्ट ने आपको सीधे कहा कि ये जो स्पेशल मैरिज एक्ट है ये बड़ी बेकार है। क्यों बेकार है? क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट लोग कब अडॉप्ट करते हैं भाई? स्पेशल मैरिज एक्ट तो लोग तब अडॉप्ट करते हैं ना जब उनको उनके रिलीजन के अंदर शादी नहीं हो पा रही, जब वो इंटर रिलीजियस मैरिज कर रहे हैं। पर इस स्पेशल मैरिज एक्ट में एक क्लॉज है, अगर आपको शादी करनी है तो इसमें क्लॉज है कि आपको जिलाधिकारी को या नियरेस्ट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को एक सूचना देनी होगी 30 दिन पहले, ताकि सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस अपनी तरीके से, जिलाधिकारी अपनी तरीके से ये इंश्योर करा सके कि ये शादी अपनी मर्जी से कर रहे हैं। इसी दौरान जब जिलाधिकारी या सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस इन चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करने जाता है तो ऑब्वियसली दोनों पक्षों के परिवारों से भी मुलाकात करता है, और वहीं पे गुंजाइश बन जाती है कि जो दोनों पक्ष हैं वो एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप में जुट जाते हैं और एफआईआर पे एफआईआर कर देते हैं। यानी कि शादी करना चाहते थे दो व्यक्ति और उनके ऊपर अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है, अब वो क्रिमिनल लॉ के परव्यू में आ चुके हैं। ऐसे में हमारे जो 5 जजेस की बेंच है, जो कि जस्टिस एसके कौल, एस रविंद्र भट्ट, जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस पीएस नारासिम्हा द्वारा सुनी जा रही है, और जिसमें हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ भी हैं इन 5 जजेस में, वहाँ पे उन्होंने कहा कि ये सारे क्लॉजेस देखिए स्पेशल मैरिज एक्ट में बेकार हैं, इनको बदलना चाहिए ही। उसके बाद शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से एक और खबर हमारे सामने आई है, जहाँ पे अमित शाह हमारे होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि एससीओ को एक कलेक्टिव अप्रोच लेनी चाहिए डिजास्टर रेजिलियंस पे। डिजास्टर रेजिलियंस बिकॉज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो भी कंट्रीज़ हैं, चाहे पाकिस्तान ले लीजिए, चाहे इंडिया ले लीजिए, चाहे आप चाइना ले लीजिए, चाहे आप रशिया ले लीजिए, इनमें अलग अलग तरीके के इन्वायरमेंटल हजार्ड्स आते हैं। पाकिस्तान में लास्ट ईयर फ्लैश फ्लड्स आए, इंडिया भी फ्लैश फ्लड से काफ़ी पीड़ित रहता है। इंडिया राइजिंग सी लेवल से भी काफ़ी परेशान है, जो हीट वेव्स आ रही हैं उनसे भी परेशान है। सिमिलर प्रॉब्लम्स चाइना में भी रहती हैं। तो कह रहे हैं कि देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी एक्सपर्टीज़ और एक साथ पैसा इकट्ठा कर सकते हैं ताकि हम क्या कर सकें, इन डिजास्टर रेजिलियंस चीज़ों को काम कर सकें। जब एससीओ के मेंबर्स की अगर बात करें तो अभी हाल फिलहाल 8 मेंबर्स हैं, जिसमें चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये सब शामिल हैं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अगर आप शुरुआत देखेंगे तो ये 2001 में हुई थी। ये चार्टर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। कैसा ऑर्गेनाइजेशन है? चार्टर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। चार्टर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि इनकी मीटिंग के बाद जो भी ये रेजोल्यूशन लेते हैं ये एक दूसरे पे बाइंडिंग होता है, उसको सम्मान देना ही पड़ेगा। एससीओ के ऊपर अगर आप कोई डेटा यूज़ कर सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है कि एससीओ दुनिया के 40% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, 25% ग्लोबल जीडीपी को रिप्रेजेंट करता है और 22% टोटल लैंड एरिया को रिप्रेजेंट करता है, और ये लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड की तरह जाना जाता है। भारत ने यूनाइटेड नेशंस के साथ भी काफ़ी क्लोज एसोसिएशन कर रखा है डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए। इसी दृष्टिकोण से भारत ने, इसी पर्सपेक्टिव से इंडिया ने नेशनल डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट किया था, अनाउंस किया था, जिसमें अभी 39 कंट्रीज जो हैं वो सदस्यता ले चुकी हैं। बात क्या है इसमें? सुनामी के अर्ली वार्निंग सिस्टम को इंटीग्रेट करना, इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट उन पर कम से कम हो।
तो सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम इंडियन ओशन रिम कंट्रीज के लिए इंडिया के द्वारा बनाया गया, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज इन क्वाइस द्वारा। और अभी ये क्या है, ये टेस्टिंग फेज में है और 12 कंट्रीज 24 कंट्रीज इसका फायदा उठा रही हैं। इसीलिए एससीओ के मेंबरशिप की बात करें तो ये जो भी कंट्रीज हैं ये अर्थक्वेक और फ्लड से काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती हैं। इस बार के मिनिस्टर अमित शाह ने एससीओ के पूरे मीटिंग को 5 मेजर एरियाज में तोड़ा है। हम बात करेंगे एशिया में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की, हम बात करेंगे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की, हमको कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन शेयरिंग में आपस में कोऑपरेशन बढ़ाना है, हमें अपने प्रायोरिटी एरियाज को आइडेंटिफाई करना है और टेक्नोलॉजी को किस तरीके से डिजास्टर रेजिलिएंट कैपेसिटी की तरह यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में हमें बात करनी है। साथ में यहाँ पे आपको दिखाई देगा गवर्नमेंट ने 100 जिलों को चुना है ईट राइट कैंपेन चलाने के लिए, और हर जिले के एक स्ट्रीट को, फूड स्ट्रीट को आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे हर स्टेट को और यूनियन टेरिटरीज को, राइट। इससे होगा क्या, आप इनकरेज कर रहे हैं सेफ प्रैक्टिसेस, हेल्दी प्रैक्टिसेस, फूड बॉर्न बीमारियां जो हैं वो कम हो जाएं। इसमें कई सारी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं, हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स भी इन्वॉल्व है, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर भी इन्वॉल्व है। हेल्थ मिनिस्ट्री इन कोलैबोरेशन विद हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स 100 फूड स्ट्रीट्स इन 100 districts are being provided with 1 crore rupees financial assistance to adopt a healthy food habit, to encourage healthy food habit. वहीं दूसरी तरफ यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड ने बोला कि भारत इंडिया भारत चाइना और मेक्सिको, चाइना इंडिया एंड मेक्सिको, ये 55 देशों में से 3 ऐसे देश हैं जहाँ पे जो वैक्सीन को लेके जो सेंटिमेंट है, जो कॉन्फिडेंस है, वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। वैक्सीन कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन और ट्रॉपिकल मेडिसिन द्वारा ये एक रिपोर्ट पब्लिश की गई। और वैक्सीन कॉन्फिडेंस होता क्या है, वैक्सीन कॉन्फिडेंस बताता है कि कितने सीरियस हैं आप स्टार्टिंग फेज से अपनी हेल्थ को लेके। अब लोगों के अंदर आजकल वैक्सीन हेजिटेंसी आ रही है, वैक्सीन हेजिटेंसी की वैक्सीन लगाने से हार्ट अटैक आ जाता है, वैक्सीन लगाने से डायबिटीज़ हो जा रही है, वैक्सीन लगाने से मर जा रहे हैं लोग। इस तरीके से होता क्या है, आप इम्यूनाइजेशन से दूर भागते हैं। तो ये वैक्सीन हेजिटेंसी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन की वजह से आती है और वैक्सीन की एफिकेसी पे एक क्वेश्चन मार्क कर देती है। तो ये जो स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन 2023 की रिपोर्ट है, ये कौन रिलीज़ करता है, यूनिसेफ रिलीज़ करता है, फॉर एवरी चाइल्ड वैक्सीनेशन। इस बार की थीम है, इन्होंने चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन पे फोकस किया है। और हम चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन या इम्यूनाइजेशन की बात करें तो कौन सा मिशन है भारत का इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड, इंद्रधनुष 2.0 याद रखेंगे, जिसमें कि हम 12 डिजीजेस के लिए क्या करते हैं, इम्यूनाइजेशन कराते हैं। तो आप इसको उस तरीके से पढ़ें। फर्दर सारी न्यूज़ हो जाने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले पेज पे, और अगले पेज पे सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ गौतम बुद्धा की यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और ये देखिए, गौतम बुद्ध की जो मुद्रा है बैठने की, वो यूपीएससी में पूछी जाती है। गौतम बुद्ध का जो मेडिटेशन की जो मुद्राएं हैं वो कई तरह की मुद्राएं हैं और वहाँ से भी सवाल यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछे गए हैं। फिलहाल जो आप मुद्रा देख रहे हैं जिसमें गौतम बुद्ध का जो बायां हाथ है वो उनके लैप पे है और जो उनका दायां हाथ है वो ज़मीन को छू रहा है। इस मुद्रा को कहते हैं भूमि स्पर्श मुद्रा। इस मुद्रा को कहते हैं भूमि स्पर्श मुद्रा, राइट। तो गौतम बुद्ध की मुद्राओं पे डेफिनेटली पढ़ाई करनी चाहिए अपने को। ये एंशिएंट आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट हिस्ट्री से जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे बन सकते हैं। अब सवाल ये हो सकता है आपके सामने कि पहली ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट जो है वो कहाँ कराई गई। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड की सभी प्रॉब्लम्स को बताया जो कि इस
सेंचुरी में हम देख रहे हैं वॉर, इकोनॉमिक क्राइसिस, आतंकवाद, क्लाइमेट चेंज, और ये सभी कॉन्टेम्प्रेरी ग्लोबल चैलेंजेस हैं। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये गौतम बुद्धा की टीचिंग को अगर मान लें तो इन सभी चीज़ों का क्या कराया जा सकता है, इन सभी चीज़ों से बचा जा सकता है। अ बेटर एंड स्टेबल वर्ल्ड कुड ओनली बी अचीव्ड बाय कंसिडरिंग the nations dealing with scarcity of resources. It is the need of the hour that priority of every person and nation should be the interest of the world along with the interest of the country. Right? In this, he also talked about Life, Mission Life, which is the initiative by India, Lifestyle for Environment. And he had stated that the recent motivation, the inspiration for achieving the global landmarks has been Gautam Buddha. So, पहली ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट वॉज कंडक्टेड इन इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें आ रही हैं हमारे सामने। फॉरेन, हमारे वाइस प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में एंटी इंडिया कैंपेन्स आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। और उसके बाद हमें ये दिखाई देता है कि ऑस्ट्रेलिया के जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं, ऑस्ट्रेलिया में जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे रेसिस्ट डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ ने कहा है कि किसी भी तरीके से हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं। और अभी आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया की 2 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं भारत में, गुजरात में खुलने वाली हैं। तो ऐसे में गुजरात, ऑस्ट्रेलिया के साथ जो रिलेशन है हमारा, वो बहुत होना चाहिए, राइट। अभी यहाँ पे एक छोटी सी न्यूज़ आ रही है, बिग कैट कैंपेन दैट वेंट रॉन्ग, कैंपेन बाय प्रतिभा वसंतराव पाटिल एट अराबवी इन बेलागावी डिस्ट्रिक्ट इन 1989 गोज डाउन इन हिस्ट्री एज वन ऑफ द मोस्ट यूनिक वंस। ठीक है, आप इसको भी देखिएगा, लेकिन अभी हम मेजर न्यूज़ को पहले कवर कर लेते हैं। वर्ल्ड से रिलेटेड अब हम न्यूज़ पे आए तो बस यूक्रेन ने कह दिया, देखो नाटो भाई बहुत हो गया, नाटो बस बहुत हुआ, अब बता दो कि तुम हमें कब अपना मेंबर बनाओगे। अभी नाटो की मुलाकात विलिनियस में होने वाली है और जेंस स्टोल्टनबर्ग जो नाटो के चीफ हैं, उन्होंने कहा है कि ये एक हिस्टोरिक मुलाकात अपने आप में होने वाली है, क्योंकि ये मुलाकात में यूक्रेन को शायद सदस्यता दी जा सकती है। अब स्वीडन और फिनलैंड को में आप देखेंगे फाइनली जो स्वीडन है उसको मेंबर बना दिया गया है नाटो का। नाटो में 31 मेंबर हो चुके हैं। कीव को भी ऐड करने की, यानी यूक्रेन को भी ऐड करने की बात जो है चल रही है। नाटो के चीफ जेंस स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि रशिया यूक्रेन के वॉर के बीच में नेगोशिएशन करा सकें। वहीं आप दूसरी तरफ एक यमन और दूसरी तरफ आप सीरिया, यमन और सीरिया से रिलेटेड न्यूज़ देखते हैं। यमन और सीरिया की जब भी हम बात करते हैं तो हम 3 कंट्रीज़ की चर्चा करे बिना, इनफैक्ट 4 कंट्रीज़ की चर्चा करे बिना नहीं बढ़ सकते। यमन का जो लोकेशन है वो अफ्रीका के पास है ना। और सीरिया का जो लोकेशन है वो मेडिटेरेनियन सी के पास है, लेवांट रीजन में है। लेवांट रीजन क्या है, इसके ऊपर भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है। तो यमन और सीरिया में सियासी जंग हो रही है। सूडान भी एक देश है जिसमें आजकल ये काम हो रहा है, सियासी जंग हो रही है। तो सूडान में जो मिलिट्री जनरल्स हैं वो लड़ रहे हैं। जहाँ पे हम सीरिया और यमन की बात करें तो लड़ाई शिया और सुन्नी की है। अब सऊदी अरेबिया और ईरान, सऊदी अरेबिया सुन्नी कंट्री है, ईरान शियाइट कंट्री है, टर्की सुन्नी है। ये कंट्रीज़ जो हैं कहीं ना कहीं वहाँ की डेमोक्रेसी को, वहाँ की गवर्नमेंट्स को हिलाने की कोशिश करती हैं और अपना आदमी बिठाने की कोशिश कर रही हैं। इसकी वजह से बड़ा प्रॉब्लम पूरी दुनिया में हो रहा है। और यहीं पे ये 3 इंटरनेशनल रिलेशंस की जो न्यूज़ है, हम इसको एक एडिटोरियल से डिस्कस कर सकते हैं। और वो एडिटोरियल है बीजिंग अकॉर्ड के ऊपर। वो एडिटोरियल है बीजिंग अकॉर्ड के ऊपर। ये बीजिंग अकॉर्ड क्या है? देखिए, बीजिंग अकॉर्ड चाइना ने ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में सुलह कराई है और कहा है कि किसी तरीके से आपको पॉलिटिकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो है वो प्रमोट करना पड़ेगा। पॉलिटिकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन का मतलब कि आपको आपस में एम्बेसी खोलनी पड़ेगी, डायरेक्ट फ्लाइट्स ओपन करिए और वीज़ा करिए। तो चाइना ऑलरेडी वेस्ट एशिया की डिप्लोमेसी में चाइना एंटर कर गया है एक स्टेबल नेगोशिएटर की तरह। और क्या ये स्पेस इंडिया को किसी तरीके से असर डालेगा?
तो भारत के लिए तो बहुत अच्छी बात है, हम जो काम करना चाहते हैं चाइना हमारे लिए वो काम आसान कर रहा है। अब सऊदी ओमानी डिप्लोमेट्स जो हैं वो सना गए हैं यमन में सीज़ फायर की बात करने के लिए। सीरिया के प्रेसिडेंट बशर अल असद जो हैं, जिनको आइसोलेट कर दिया गया था पिछले 10 साल से, उनको भी ओमान और यूएई में गेस्ट की तरह बुलाया गया है। सीरिया के फॉरेन मिनिस्टर फैसल मेक्तात को इजिप्ट और सऊदी अरेबिया में बुलाया गया है। अब आप देख सकते हैं किस तरीके से ये पूरा मामला चल रहा है। बात करें अगर यमन की, तो यमन में कई कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं, सऊदी और ईरान डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। सऊदी जो है वहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट करता है, और ईरान जो है वो अपनी सप्लाईज हाउदी रिबल्स को देता है। हाउदी रिबल्स तख्ता पलट करने में अक्सर अटैक वटैक करते रहते हैं। तो इस सब चीज़ों को ख़त्म करने की बात यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि ये कंट्री ऐसी जगह पे है जहाँ पे बाब अल मंदब और सोकोत्रा, गल्फ ऑफ एडन, ये बड़े स्ट्रैटेजिक चोक पॉइंट्स हो सकते हैं अरेबियन सी में एंटर करने के लिए। तो इंडिया भी इस पे काफ़ी तगड़ी नज़र बनाए हुआ है। अभी सीरिया के ऊपर देखा गया कि टर्की और सीरिया जो हैं उसमें ऑपरेशन दोस्त भारत ने कराया, अर्थक्वेक आया, और अब सऊदी और ईरान के अकॉर्ड के बाद जो मदद है वो पहुंचाई जा सकती है। लेबनान, जॉर्डन, यूएई, बहरीन, इजिप्ट, ओमान, ये सब आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से सऊदी अरेबिया और ईरान के डिस्प्यूट्स को ख़त्म करके जॉइंटली वो लोग आगे बढ़ सकते हैं। सऊदी अरेबिया शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का डायलॉग पार्टनर बन गया है और वो ब्रिक्स की सदस्यता भी चाह रहा है। सऊदी अरेबिया फ़िलहाल यूनाइटेड स्टेट्स से वेपन्स खरीदता है, लेकिन हाल फिलहाल देख रहे हैं कि चाइना से भी वो बैलिस्टिक मिसाइल्स परचेज करने लग गया है। सऊदी अरेबिया और रशिया के बीच में भी बड़े क्लोज टर्म्स हैं, बिकॉज ये ओपेक प्लस ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ का पार्ट हैं, ये लोग ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। वहीं पे ईरान की बात करें तो ईरान रशिया के काफ़ी नज़दीक है, ईरान चाइना के भी काफ़ी नज़दीक है। ईरान रशिया के साथ 7,200 किलोमीटर का नॉर्थ साउथ INSTC कॉरिडोर जो है वो बना रहा है। और वहीं पे अगर हम बात करें रिसेंटली इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक नेवल एक्सरसाइज भी है वो की है। और चाइना के साथ बात करें तो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में जो ईरान का चाबहार पोर्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हमें देखने को मिल रहा है कि चाइना जो है वो डिप्लोमेटिक एक्टिविटी के स्कोप में एंटर कर गया है, और वेस्ट एशिया का एक नया कोऑपरेटिव ऑर्डर हमें कुछ समय में रीजनल कंट्रीज द्वारा देखने को मिल सकता है। और मैं आपको बताऊं, ये प्रोबेबल मेंस क्वेश्चन, प्रोबेबल डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन GS2 के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां पे इंटरनेशनल रिलेशंस पूछा जाता है, उसमें आपको पूछ सकता है। क्योंकि I2U2 की बात करें, AUKUS की बात करें, क्वाड की बात करें, तो इस पे सवाल आ चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ जो हमारा अगला एडिटोरियल है वो हमें ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेट करने के ऊपर है। अब ट्यूबरक्लोसिस की जो वन वर्ल्ड टीबी समिट हुई वो कहाँ पे हुई, याद रखिएगा, वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुई। हमारी भारत सरकार का नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम है, एलिमिनेट टीबी मुक्त भारत 2025 तक करना है हमको। और इस प्रोग्राम के तहत हम कई सारे मेजर्स जो हैं वो टीबी केसेस के लिए ले रहे हैं। टीबी केसेस के जो मामले हैं वो 15.6 लाख से 24 लाख जो हैं वो बढ़ चुके हैं। यानी कि बेनिफिशरीज जो हैं नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम के वो बढ़ चुके हैं। यानी कि हम ये बता रहे हैं कि हमने हमारे टीबी डिटेक्शन मेजर्स को स्ट्रॉन्ग किया है। लेकिन फिलहाल में यहाँ पे 4 चीज़ें आपको ऑथर जो है वो सजेस्ट करता है, यही हमारे आंसर राइटिंग में काम करता है, और इन्हीं पॉइंट्स को हम लोग नोट करते हैं, राइट। इन्हीं पॉइंट्स को हम नोट करते हैं। जैसे कि आपको बता रहे हैं कि पहला है प्राइवेट सेक्टर को अपने को इंक्लूड करना है टीबी एलिमिनेशन में। सोशल सपोर्ट प्रोविजंस जो हैं उनको बढ़ाना है। दूसरा, डायग्नोस्टिक टूल्स यानी डिटेक्ट करने के जो तौर तरीके हैं, जो डिवाइसेस हैं, जो सेटअप है, उसको भी हमें नया करना है, रिवैम करना है, नई दवाइयाँ लेके आनी है, न्यू ड्रग रेजिमेंट्स लेके आने हैं, और टीबी मैनेजमेंट को फाइनली बढ़ाना है। नेशनल टीबी प्रेवलेंस सर्वे की बात करें तो 64% पीपल अभी तक जो टीबी से इन्फेक्टेड हैं वो किसी तरह की केयर सीक नहीं करते। ये ध्यान में रखिएगा
ये एक बहुत बड़ा डेटा है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। 64% लोग टीबी की केयर नहीं लेते, टीबी पता हो जाती है फिर भी नहीं कर पाते, और ऐसे कितने ही होंगे जिनमें टीबी डिटेक्ट ही नहीं होती होगी बिकॉज उन्होंने जांच ही नहीं कराई। तो ऐसे में ये ज़रूरी है कि भारत जैसा देश हेल्थ रिसर्च और डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट करे। मिशन कोविड सुरक्षा एक अच्छा पर्सपेक्टिव था जो कि इंडिया ने क्रिएट किया, एक अच्छा इनिशिएटिव था जहां पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ हम वैक्सीन जो है वो बनाने की कोशिश कर रहे थे, इनॉक्यूलेशन कराने की कोशिश कर रहे थे, और अलग अलग बहुत सारे वैक्सीन प्लेटफॉर्म्स जो हैं हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आके हमारे वैक्सीन की जो ग्रोथ स्केल है उसको बढ़ाया है। तो यहाँ पे आपको ऑथर क्या सजेस्ट कर रहा है? ऑथर कह रहा है कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वैक्सीनेशन जो है बीसीजी नाम का, बैसिल कैलमेट ग्यूरिन नाम का, वो उतना प्रोटेक्ट नहीं करता है एडोलेसेंट्स को और एडल्ट्स को जिनमें टीबी का हाईएस्ट रिस्क होता है। तो ऐसे में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप एक वैक्सीन ऐसी बनाएं जिससे एलिमिनेशन पॉसिबल हो। दूसरा, टीबी के डायग्नोसिस पे, टीबी के प्रिडिक्शन पे, टीबी के डायग्नोसिस पे आपको जो टेस्ट्स हैं वो एक्सेसिबल करने हैं, अफोर्डेबल करने हैं, ताकि हर पर्सन जिसको कुछ भी ऐसा सिम्टम लगे टीबी जैसा, वो क्या कर सके, विद इन मिनट्स अपनी जांच करा सके। साथ ही में टीबी के सिम्टम्स की अवेयरनेस जो है वो सब जगह पहुंचानी पड़ेगी। कौन से टेस्ट होते हैं? जैसे कि नेसल एंड टंग स्वैब टेस्ट लैब जो है वो गेम चेंजर का हो सकता है। अभी फिलहाल जो एक्सरे मशीन के द्वारा हम देखते हैं वो, उसमें हम अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंक्लूड कर दें तो टीबी ज़्यादा डिटेक्ट हो सकती है। तीसरा जो सजेशन इन्होंने दिया, उन्होंने कहा कि आपको नए थेरेपेटिक मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लाने पड़ेंगे, नई तरीके की दवाइयाँ लानी पड़ेंगी, क्योंकि टीबी जो है वो मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट हो जाती है, एंटीबायोटिक्स भी काम नहीं करती हैं। और साथ में आखिरी में कहते हैं कि सरकार को आगे आना पड़ेगा और एक तरीके का रेगुलेटरी और पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा जो कि सभी टूल्स के रोल आउट में पब्लिक के कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में मदद कर सके और हार्मोनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स और रेगुलेटरी प्रोसेसेस देखा जाए। तो ये दोनों एडिटोरियल जो आए थे ये हमने कवर किए। यहाँ पे स्ट्रे डॉग्स के ऊपर न्यूज़ आई है कि पहले देखिए स्ट्रे डॉग्स जो हैं कुत्ते काट लेते हैं, सड़क के कुत्ते भौंकते हैं, लोग जा नहीं पाते, मंदिर के बाहर रहते हैं तो आंटियां पूजा नहीं कर पाती और डर डर के लोग जीवन जीते हैं। तो ये प्रॉब्लम है कि स्ट्रे डॉग्स जो हैं वो पब्लिक न्यूइसेंस क्रिएट करते हैं, रात को हाउलिंग करते हैं, बच्चों को काट लेते हैं। ऐसे में कहा गया कि 36% जो WHO के डेटा की माने तो दुनिया का 36% जो रेबीज़ का मामला है, 65% साउथ ईस्ट एशिया का जो रेबीज़ का मामला है वो भारत में है, यानी कुत्तों का प्रॉब्लम भारत में सबसे ज़्यादा है। नेशनल रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम जो है उसमें 6,644 क्लिनिकली सस्पेक्टेड केसेस जो हैं वो देखे गए हैं, डेथ्स देखी गई हैं पिछले 10 सालों में, और अपने आप में ये पूरी दुनिया में सबसे बड़ा है। तो इसमें तो हमारी सरकार ने क्या किया, स्टेरिलाइजेशन एफर्ट लिया, एनिमल बर्थ कंट्रोल डॉग रूल्स निकाले थे 2001 में, जिसमें हम स्टेरिलाइज कर रहे थे, नसबंदी करा रहे थे कुत्तों की। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए कुत्तों को जो नगर निगम उठा के दूसरी जगह पर डाल देता है वो एक गलत ट्रीटमेंट है, वो उनके लिए खतरनाक है, उनको आइसोलेट करता है, उनको डेवलप कौन करेगा। तो हाल फिलहाल हमारी सरकार ने 18 अप्रैल को एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 लगाया, जिसमें कि अब जो है क्या कर रहे हैं, जिसमें अब प्रॉब्लम यह है कि जो वैक्सीनेशन हो रहा है, अरे सॉरी, जो इनका स्टेरिलाइजेशन हो रहा है वो तो होगा ही होगा, लेकिन इसमें 3 बातें कही गई कि कुत्तों को रिलोकेट नहीं किया जाएगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कह दिया है, कुत्तों के साथ क्रुएलिटी नहीं कर सकते हैं और उनका ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन एक अच्छा सोल्यूशन इसके बीच में निकल के आता है, जो एक अच्छा सोल्यूशन निकल के आता है वो ये आता है कि देखिए कुत्तों को आप ना टेम्परेरी बेसिस पे खाना वाना मत खिलाया करिए, उससे क्या होता है वो पलने लगते हैं उस जगह पे, फिर वो झुंड बना लेते हैं, और झुंड जब वो बना लेते हैं, एक अकेला कुत्ता किसी के लिए खतरा नहीं हो सकता, एक अकेले कुत्ते कभी नहीं काटते। मेरे घर में 4-4 कुत्ते हैं, जब 4 कुत्ते जो पालतू हैं वो नहीं काटते किसी को, तो सड़क का अकेला कुत्ता क्या ही कर लेगा। तो कुत्तों को जब आप खाना देते हैं तो वो झुंड बनाने लगते हैं, वो जो झुंड बना लेते हैं तो फिर वही संगठन में शक्ति है वाली चीज़ आ जाती है और वो फिर परेशान करते हैं। तो इससे अच्छा ये है कि आप उनको अडॉप्ट कर लें, आप एक कुत्ता एक घर में रख लें, वो ज़्यादा सही है। ऑब्वियसली आप उनको मार तो नहीं सकते, एनिमल क्रुएलिटी तो नहीं कर सकते, FIR दर्ज हो जाती है इस बात पे, क्रिमिनल केस हो सकता है, लेकिन आप उनको अडॉप्ट कर सकते हैं। ये सल्यूशन जो है
ये सामने रखे गए हैं। बर्थ कंट्रोल प्रोसीजर्स जो हैं वो ह्यूमन एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए क्या वायबल हैं, क्या सपोर्टिव हैं, क्या बढ़िया हैं, इसके ऊपर ये जो विषय है ये डिबेट का विषय है। उसके बाद टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट से ये वाला टॉपिक जो है, सॉरी स्पॉटलाइट का ये जो टॉपिक है ये हम देखेंगे। यहाँ पे बहुत सारा मुद्दा एक साथ समझा रहा है। देखिए सोसाइटी और एनवायरनमेंट, सोसाइटी एनवायरनमेंट और पॉलिटी, ये तीनों चीजें आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। कैसे? बात है छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में जो एक इलाका है गोंड ट्राइब के द्वारा क्या ऑक्युपाइड है। हरिहर गांव की बात हो रही है जहां पे कोल माइनिंग हो रही है। कोल माइनिंग अडानी एंटरप्राइजेस द्वारा कराई जा रही है। अडानी एंटरप्राइजेस ने कोल माइनिंग के लिए आसपास के जो लोग हैं, जिनके खेत थे, जिनकी ज़मीनें थीं, उनको 9,000 रुपये महीना के हिसाब से नौकरी दी। साथ में उनके बच्चों के लिए स्कूल भी बनाया। माँ बाप लोगों को स्कूल की पढ़ाई समझ में नहीं आ रही क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम में हो रही है, लेकिन बच्चों को स्कूल का इंफ्रा देख के काफ़ी खुशी है कि हमें भी फुटबॉल फील्ड देखने को मिली। लेकिन जो गोंड ट्राइब है, जो ट्राइबल राइट्स हैं, जिसको हम कहते हैं फॉरेस्ट के ऊपर बात करते हैं, जब एक ट्राइब जो कि फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट है तो वो राइट होता है कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स। कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स जो हैं वो इफेक्ट हो रहे हैं क्योंकि पेड़ जो है काटे जा रहे हैं। डेटा के हिसाब से 2 लाख पेड़ मार्क कर दिए गए हैं जिनको साफ करना है कोल माइनिंग करने के लिए, क्योंकि वहां पे ब्लास्टिंग होनी है। और कितने और पेड़ काटे जा सकते हैं? 8 लाख पेड़ जो हैं वो काटे जा सकते हैं। तो गांव जो ये हरिहरपुर है, ये गांव फंस गया है एक ऐसे जगह पे जहां पे एक तरफ हासदेव फॉरेस्ट है जो काटी जा रही है, जो क्लियर की जा रही है, और वहीं दूसरी तरफ कोल माइन है जो कि एक्सटेंड हो रहा है। अब इस फॉरेस्ट से ये जो ट्री है वो है साल ट्री। साल ट्री से काफी ज्यादा कमाई ये ट्राइबल कम्युनिटी कर लेती थी, लेकिन साल ट्री काट देने से इस ट्राइबल कम्युनिटी की जो कमाई है वो खत्म हो जाएगी। इस ट्राइबल कम्युनिटी का ऐसा कहना है कि यार हम अगर माइनिंग में काम करेंगे ना तो हमें 8 घंटा काम करना पड़ेगा और 6 दिन काम करना पड़ेगा, तब जाके हमको 9,000 रुपये मिलेगा। जब हमारे पास जंगल ऑलरेडी है उससे हम 15,000 रुपये तक कमा लेते हैं, तो फिर हमें माइनिंग में काम करने की ज़रूरत क्यों ही पड़ेगी। और तब का क्या होगा जब कोल वहाँ पे कोल माइंस में ख़त्म हो जाएगा। सो इसमें फॉरेस्ट राइट्स आर इंपॉर्टेंट। कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स ऑल्सो कम इन टू पिक्चर। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट एंड फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 ऑल्सो कम इन द पिक्चर, that is being discussed here. And this particular agreement is between what? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट एंड राजस्थान गवर्नमेंट। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट और राजस्थान गवर्नमेंट मिलकर माइनिंग करवा रही हैं। जो कोल है वो खरीदेंगे और अडानी जो है उनको दे रखा है कोल एक्सट्रैक्ट कराने के लिए। ये मामला नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल तक भी जा चुका है। तो कॉग्निजेंस ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इन एनवायरमेंटल मैटर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट हाउएवर द डिसीजन गिवन बाय एनजीटी ने क्या किया था? माइनिंग एक्टिविटीज पे स्टे लगा दिया था, बट देन दिस पर्टिकुलर डिसीजन वाज ओवररूल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट अलाउड the mining to continue. Now because of that the problem is that जो कैटल है उसको ग्रेजिंग करने के लिए जमीन कम हो गई, जो वाटर लेवल है वो नीचे चला गया। ब्लास्टिंग की वजह से जो बोरवेल्स हैं, ट्यूबवेल्स हैं, उनमें मिट्टी आ गई है, वो पानी नहीं निकल सकता। माइनर फार्मिंग हो नहीं पा रही है। और नदी जो छोटी मोटी है, हरिहरपुर के पास जो छोटी मोटी नदी है जहां पे हमेशा मछली रहती थी, पानी रहता था, वो अब मडी हो चुका है। तो इन्वायरमेंटल डैमेज भी इसकी वजह से हो रहा है। और प्रोटेस्ट जो है हासदेव अरण्य रीजन में चल रही है। 2010 से ये प्रोटेस्ट जो है स्टार्ट हुई और अभी उस समय 250, 300, 350 लोग जो आते थे वो पार्टिसिपेट करते थे। फिलहाल 7-8 लोग ही बचे हैं उस प्रोटेस्ट में। अब बात करें मंगलसाय गांव की, तो शरण स्थल ये एक साल ट्री का क्लस्टर है जिसकी पूजा की जाती है। ये सरनाइज्म के अंदर आता है। गोंड ट्राइब पूजा करती है साल ट्री की, फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए, राइट? ठीक है, तो इन सब चीज़ों में हमें देखना पड़ेगा कि महुआ सीजन भी आ रहा है तो वुमेन ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। महुआ सीजन भी छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है और लोगों का मानना है कि कोल अगर खत्म हो जाएगा तब क्या होगा। तो पूरे में कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स, द डैमेज कॉज्ड टू द एनवायरनमेंट, द राइट्स ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 एंड द वर्शिपिंग कल्चर ऑफ द फॉरेस्ट दैट इज अ गुड कंजर्वेशन एफर्ट
इंडिजिनस एंड ओल्ड कस्टमरी कंजर्वेशन एफर्ट है, वो हम कह सकते हैं कि ये सभी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो इस पूरे न्यूज़पेपर में जो भी इंपॉर्टेंट एरियाज थे, जो भी ब्लैक एंड वाइट एरियाज थे, वो हमने डिस्कस कर लिया है। ग्रे एरियाज को हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, बिकॉज ग्रे एरियाज लार्जली रिलीजियस नेचर के होते हैं, पॉलिटिकल नेचर के होते हैं। लेकिन ब्लैक एंड वाइट नेचर, जहाँ से भी क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा रहती है, वो सारे टॉपिक्स हमने आपके साथ डिस्कस किए। दिस वॉज एडवोकेट हर्षवर्धन त्रिपाठी साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज द हिंदू एनालिसिस। आई होप यू मेक द बेस्ट ऑफ इट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट।